नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। गद्य साहित्य के इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम खोई हुई दिशाएं नामक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। कहानीकार कमलेश्वर ने इस कहानी के माध्यम से महानगरों के जीवन का चित्रण किया है। इस कहानी का प्रमुख पात्र या नायक चंदर एक मध्यम वर्गीय युवक है जो इलाहाबाद से आकर देश की राजधानी दिल्ली में रहने लगता है। 3-4 वर्षों तक यहाँ रहने पर उसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है मानो यह देश अपना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं है। अर्थात राजधानी दिल्ली में आकर के वो अपने आप को बहुत ही अजनबी सा महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी की प्रसन्नता या दुख से किसी का कोई सरोकार नहीं है। रेगिस्तान की भांति यहाँ तन्हाई है और जिस तरह सागर तटों की सी खामोशी है और सूनापन है, वो कहीं न कहीं उसके मन में घर करता जा रहा है। जिस तरह समुद्र की पछाड़ खाती हुई लहरों का शोर बहुत होता है, उसी तरह से इस राजधानी की भीड़ भाड़ में भी शोर तो बहुत है, किंतु जिस तरह तटों की खामोशी होती है, उसी तरह से महानगरों के इस शोर में ये जो महानगरों का शोर है, ये व्यक्ति के सूनेपन को और भी बढ़ा देता है और व्यक्ति इस बात के लिए सोचने को विवश हो जाता है कि इस भीड़ में उसे कोई पहचानता भी है या नहीं। और यही सोच करके एक दिन वह अपनी पुरानी प्रेमिका इंदिरा के पास मिलने जाता है और वहाँ पर भी उसे उस आत्मीयता का एहसास नहीं होता जिसकी आशा लेकर के वह जाता है। उसके उस परायेपन के एहसास के कारण वह इतना टूट जाता है कि बदहवासा होकर के आधी रात को अपनी पत्नी को जगा करके उससे पूछ बैठता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। और इससे पत्नी निर्मला अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाती है और चंदर की निगाहें उसके उस चेहरे में कुछ पढ़ने की कोशिश करती हैं कि क्या यह वास्तव में मुझे पहचानती भी है अथवा नहीं। तो यह इस कहानी का एक जो सारांश है वो है, इसमें बहुत से ऐसे स्थल हैं जो कि व्याख्या के लिए हैं और कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो कि समझने के लिए बहुत आवश्यक हैं। जैसे आपको पहले प्रश्न में ही मिलेगी, दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। अर्थात व्यक्ति को अपने शरीर की ही सुध नहीं है, उसके जो नियमित जो कार्य हैं उनके लिए भी उसे सोचना पड़ता है कि अब भूख का समय हो गया तो अब भूख लगनी चाहिए। उसको अपना शहर याद आता है और जब शहर याद आता है तो उसको लगता है कि जब मैं पहले इलाहाबाद में रहता था, वहाँ कहीं दूर जा कर के गंगा के किनारे भी कोई मिल जाता था, अनजान मिल जाता था, तो उसकी नज़रों में भी एक पहचान की झलक तैर जाती थी। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी एक दूसरे को नहीं पहचानता है। पृष्ठ संख्या 68 पर पैराग्राफ है, तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचती। इन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक हैं जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी है। अर्थात महानगरों की जो स्थिति है उसके बारे में लेखक बताते हैं कि यहाँ सड़कें तो बहुत हैं, लेकिन ये सड़कें कहीं भी नहीं पहुँचती हैं। कहने का आशय यह है कि आज के समय में महानगरों में रहते हुए व्यक्ति अपनी दिशाएं खो चुका है कि उसे किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, उसे जीवन में आगे क्या करना है। इस शोरगुल में और इस एकाकीपन में वह अपने जीवन के लक्ष्य को भी भूल चुका है। और घरों की स्थिति के बारे में बताते हैं कि घरों बड़े बड़े घर हैं, घरों के बड़े बड़े फाटक हैं जिनके ऊपर कहीं भी अतिथि देवो भव या आपका सत्कार है, इस तरह की लाइनें हमको, इस तरह की पंक्तियाँ हमको देखने को नहीं मिलती हैं। जैसा कि
हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ कहीं भी नहीं है। यहाँ पर फाटकों पर, दरवाज़ों पर जो लिखी हुई तख्तियाँ मिलती हैं वो या तो मिलती हैं कि कुत्ते से सावधान, या फिर ये लिखी हुई मिलती है कि फूल तोड़ना मना है, या फिर ये लिखा रहता है कि घंटी बजा करके इंतज़ार कीजिए, यानी घंटी बजाए बिना आप अंदर जा नहीं सकते। जाने से पहले बहुत सी जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं कि पहले कुत्ते से सावधान रहिए, अर्थात घर में कुत्ता है। तो इन बातों को लिखे होने से मतलब हमारा जो एक भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसके हमको यहाँ पर कहीं भी दर्शन नहीं मिलते हैं। इन महानगरों में हमारी अपनी संस्कृति कहीं खोती जा रही है। आगे लेखक बताते हैं कि पास के मकान में जो पड़ोसी रहता है उसके भी केवल वो दिन भर बाहर रहता है, उसको भी कभी उसने देखा नहीं है, बस वो जो चीज़ें नीचे फेंकता है उससे पता चलता है, और वो चीज़ें जो सुबह डाली हुई मिलती हैं उससे पता चलता है कि हाँ रात में कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और रहता है। इसी तरह कनॉट प्लेस का चित्रण करते हुए लेखक कहता है कि कनॉट प्लेस के लॉन में बच्चे हैं, बच्चों के साथ उनकी माताएं हैं, और उसमें लिखा है कि बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाती हुई उसकी मम्मी अजनबी हैं, क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है, उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार है, जिसे न तो नकारा जा सकता है और न स्वीकार किया जा सकता है। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। कहने का आशय यह है कि कनॉट प्लेस में बच्चे हैं, बच्चों की माताएं हैं और वो गोलगप्पे खा रहे हैं, तो बच्चों की शरारतें तो वैसी ही हैं जैसी कि लेखक के अपने इलाहाबाद में बच्चों की शरारतें हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे तो अभी इस महानगरीय जीवन से इतने ज़्यादा परिचित नहीं हुए हैं, तो उनकी तो शरारतें वैसी ही हैं। लेकिन जो इन महानगरों में रह लेता है, जैसे यहाँ की जो उन बच्चों की माताएं हैं वे इस महानगरों में रह ली हैं, तो उनकी स्थिति, उनका स्वभाव कुछ अलग तरह का हो गया है, और उनमें एक जो स्वाभाविक मातृत्व होता है, एक स्वाभाविक स्त्रीत्व होता है, उसकी लेखक को कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। एक स्वाभाविक स्त्रियोचित जो स्वभाव होना चाहिए, स्त्रियोचित व्यवहार जो होना चाहिए, वह उनमें देखने को नहीं मिलता है। एक मातृत्व का जो स्नेह होता है, मातृत्व की जो गरिमा होती है, वह भी उनमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आगे लेखक बताते हैं पृष्ठ संख्या 70 पर ही डायरी पर फिर उसकी नज़र जम गई और शोर शराबे से भरे उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करने लगा, और उसे लगा कि इन 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। यहाँ रेगिस्तान की तरफ फैली हुई तन्हाई है, अनजान सागर तटों पर खामोशी और सूनापन है, पछाड़ खाती हुई लहरों का शोर है, जिससे वह खामोशी और भी गहरी होती है। कहने का आशय है कि 3 सालों तक रहने के बाद भी इस कहानी का जो नायक है चंदर, उस चंदर को यह लगता है कि 3 सालों में रहते हुए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसे किसी तरह की खुशी मिली हो या दर्द मिला हो जो अब तक महसूस हो रहा हो। यानी यहाँ जो भी कुछ महसूस होता है कुछ भी स्थायी नहीं होता है। रेगिस्तान की तरह यहाँ पर तन्हाई फैली हुई है। रेगिस्तान में जैसे तन्हाई होती है, दूर दूर तक रेत के ढेर ही होते हैं, उस तरह यहाँ भी दूर दूर तक उसको अपना पहचानने वाला कोई नहीं है। जिस तरह सागर के तटों पर खामोशी होती है, सागर में बहुत शोर होता है लेकिन उनके तटों पर खामोशी होती है, यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि इस महानगर में शोर तो बहुत है, लेकिन जिस तरह इसके तटों पर खामोशी रहती है उसी तरह से व्यक्ति के मनों के अंदर भी काफ़ी अंदर तक कहीं ना कहीं सूनापन बिखरा हुआ है, उनमें एकाकीपन बिखरा हुआ है। पृष्ठ संख्या 71 पर बताया गया है कि कहानी का नायक अपनी जो डायरी लिखता है और अपना जो एक टाइम टेबल बनाता है, उसमें उसका यह भी निश्चित है कि शुक्रवार को वह खुद से मिलेगा शाम 7 से 9 बजे तक। यानी उसने अपना समय निर्धारित किया हुआ है कि शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक वह एकांत में रहेगा, एकांत चिंतन करेगा। उस चिंतन के लिए उसने 7 से 9 बजे का समय निर्धारित किया है, और उस दिन शुक्रवार है
शुक्रवार को उसकी खुद से मुलाकात होनी है, घड़ी पर नज़र भी जाती है, 7 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से मन यह नहीं मानता है कि खुद से मुलाकात की जाए और वह ये सोचने लगता है कि क्यों नहीं टी हाउस में जाकर के एक प्याला चाय ही पी ली जाए। न जाने क्यों मन अपने से घबराता है, रह रह कर कतराता है, यानी मन अपने आप से ही घबराता चला जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जो एक चिंतन होता है, जब चिंतन करता है व्यक्ति तो चिंतन में फिर बहुत से सवाल वो खुद से भी करता है। समाज के प्रति उसकी जो शिकायतें हैं वो तो एक तरफ हैं, वो व्यक्ति बाहरी रूप से कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति एक चिंतन करता है तो चिंतन में वो निश्चित रूप से खुद से भी सवाल करेगा और खुद से जब सवाल करेगा तो उसके उत्तर उसको देते नहीं बनेंगे और जब उत्तर देते नहीं बनेंगे तो वह उनसे भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए वह खुद से मिलने से भी कतराता है, अर्थात चिंतन करने से भी कतराता है और चिंतन नहीं करके और टी हाउस में जाने की सोचने लगता है और चला जाता है। वहाँ पर उसे एक मित्र आता हुआ दिखाई देता है, उसका नाम आनंद है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसा दोस्त जो ज़िंदगी में गहरे ना उतरे और उसके साथ कुछ देर रह सके और बात कर सके। उसकी बातों में गाइडों की तरह खोखलापन है। आनंद उसका मित्र है और आनंद जो है वो यह चाहता है कि उसको कुछ मित्र मिले तो सही, लेकिन मित्र उसकी अंदर की बातें नहीं जानने पाए। उनसे मित्रों से वह अपने कुछ राज बताना नहीं चाहता, मित्रों को अपने उसमें कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, बस केवल बाहरी तौर पर समय बिताने के लिए उसे कुछ मित्र चाहिए होता है। पृष्ठ संख्या 71 पर ही आगे है, चंदर को लगा जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिताकर आया है जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाई दिए और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहाँ चमगादड़ लटके और बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटकी हुई है जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है, आदमी झूल जाता है। उसे अपना पिछला जीवन, अपना 25 साल का जो जीवन है वो ऐसा लगता है कि जैसे गाइड खंडहरों में घुमा करके उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बता देते हैं, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें बताते हैं कि देखो यहाँ पर राजा रह करते थे, यहाँ पर रानियाँ रहती थी और रानियाँ जो है उनका ये कमरा था, सर्दी का ये कमरा था, वर्षा का ये कमरा था, गर्मी के ऋतु का ये कमरा था। इस तरह से घुमा फिरा करके और फिर अंत में ला करके वो गाइड एक ऐसी अंधेरी कोठरी में छोड़ देते हैं, अंधेरी कोठरी की को भी दिखाते हैं कि यहाँ पर फांसी दी जाती थी। तो इस बात को चंदर अपने मन से इस तरह जोड़ता है कि ऐसा लगता है कि मानो मेरे जो 25 साल की उम्र है वो इसी तरह से खंडहरों में घूमते हुए कुछ अच्छा देखा, कुछ खराब देखा और इस तरह देखते हुए अब अंत में आकर के इस महानगर में आकर के मेरा जो जीवन है वो 25 साल के बाद वाला चलने लगा है और यहाँ आकर के मुझे यह जीवन फांसी के फंदे जैसा ही लगता है। और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई वे लाशें समाज को दे दी जाती हैं। अर्थात जो मनुष्य का निर्माण है वो किस तरह हो रहा है? मनुष्य का निर्माण इस तरह हो रहा है कि जैसे गाइडें घुमा फिरा करके और एक अंधे कुएं को जहाँ फांसी दी जाती है उस घर में घुमा करके छोड़ देता है। उसी तरह से व्यक्ति अपने 25 साल अपने गाँव में, कस्बे में, अपने शहर में व्यतीत करता है और उसके बाद उसे अपने जीवन यापन के लिए महानगरों में जाना पड़ता है और महानगरों में जाकर के उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका जैसे लाश होती है, यानी लाश का अपना कोई कुछ नहीं होता, उसमें जीवन नहीं होता, उसी तरह से यहाँ महानगर में आने वाला व्यक्ति भी स्वयं को बिल्कुल भी न तो पहचानता है, उसमें अपने कोई चेतनता नहीं रहती है, उसमें एक तरह की अजीब सी जड़ता आ जाती है और इस जड़ता के साथ मनुष्य उन महानगरों में रहता है, उन महानगरों में अपनी सेवाएं देता है, समाज को अपनी सेवाएं देता है। अब ऐसा व्यक्ति जो इन महानगरों में आकर के स्वयं को जड़ महसूस करता है वह समाज को क्या सेवा दे सकता है। इसलिए कहा गया है कि अंधे कुएं में फेंकी गई वे लाशें समाज को दे दी जाती हैं। अर्थात एक जड़ता जिन मनुष्यों के मन में घर कर गई है वो मनुष्य यहाँ महानगरों में आकर के अपनी सेवाएं देते हैं, समाज को सेवाएं देते हैं। ऐसे व्यक्ति आप बताइए कि
समाज को क्या सेवाएं दे सकते हैं, जो कि स्वयं ही जड़ता को धारण किए हुए हैं, स्वयं ही भटके हुए हैं, उनके कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, उनके कोई दिशाएं नहीं मिल रही हैं, उनका जीवन अनेक विसंगतियों से भरा हुआ है, उनके जीवन में अत्यंत एकाकीपन बहुत अंदर तक कहीं फैल गया है। तो ऐसे व्यक्ति समाज को क्या दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। आगे वो पृष्ठ संख्या 72 पर देखिए कि टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठहाके हैं और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त से आगे चलती है। 3 रास्ते अंदर आने और बाहर जाने के लिए और चौथा रास्ता बाथरूम में जाता है। बाथरूम के पार्ट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी रहती हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर एक आदमी जो बाथरूम में जाता है उस शीशे में अपना मुंह देखकर लौटता है। एक जगह का वर्णन है, टी हाउस का वर्णन है, और उस टी हाउस में लेखक कहता है और तभी एक जोड़ा भीतर आया। और यहाँ पर लेखक एक दंपत्ति का चित्रण करता है कि वो जो जोड़ा है उसमें महिला सजी हुई है, उसके जूड़े में फूल है, आदमी के चेहरे पर भी एक अजीब सा गर्व है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, इस तरह का एक गर्व है। वो दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठते हैं, अर्थात कहने को तो वो दंपति हैं, लेकिन बैठने से पहले उनमें ऐसा लगता है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जैसे उनमें आपस में कुछ रिश्ता ही नहीं है। लेकिन जब महिला बैठने के लिए मुड़ी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा दिया, अर्थात उसे बैठने के लिए थोड़ा सा सहारा दिया। अर्थात सब कुछ ऐसा है जैसे कि मानो यंत्रवत है। जिस तरह यंत्रवत कोई काम होते चलते हैं, उसी तरह आपस में उनमें कहीं कोई प्रेम भाव, उनमें आपस में कोई बातचीत, उनमें आपस में कोई आत्मीयता, ऐसी चीज़ उनमें कहीं भी नहीं मिलती है और सब कुछ यंत्र की भांति होता चलता है। और इस तरह वो बैठ करके अनजान की तरह कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ बैठ करके महिला जो है वह जूड़ा ठीक करते हुए दूसरों को देख रही है, आदमी जो है वो पानी के गिलास को देख रहा है। यानी वह बैठ करके भी दंपति आपस में कोई बात नहीं कर रहे हैं, बाहर वालों को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंखें हैं इसलिए देखना तो है ही। यहाँ पर लेकर कहता है आंखें हैं और इसलिए देखना है ही, इसलिए वो देख रहे हैं कि देखे बिना कैसे रहे। लेकिन उनमें यह नहीं कि दंपति हैं आपस में बैठ करके किसी तरह की कोई बात की जाए। अर्थात महानगरों में जो पारिवारिक समस्या है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि परिवार में भी कोई इस तरह की बहुत आत्मीयता जिस तरह की छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में होती है वैसी नहीं है। वहाँ से चंदर को लगता है कि उसकी प्रेमिका इंदिरा, जो पुरानी प्रेमिका है, वह तो जरूर उसे पहचानती। इसको चंदर को, नायक चंदर है, उसे ऐसा लगता है कि मानो इस महानगर में कोई भी उसे नहीं पहचानता है। लेकिन हाँ, एक पुरानी प्रेमिका इंदिरा इसी महानगर में रहती है और क्यों न उसके घर चला जाए, क्योंकि वह तो उसे बहुत समीप से जानती थी। उसे उसकी हर आदतें पता थी, हर बात पता थी। उसे इतना भी पता था कि वह चाय में 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता। और इस तरह से वह उसके घर जाता है। जब वो घर जाता है तो घर जाने के बाद में इंदिरा उसे बहुत अच्छे से बिठाती है, उसका आदर सत्कार करती है और आदर सत्कार करने के बाद में उससे चाय बनाने के लिए नौकरानी से कहती है। नौकरानी चाय बना करके लाती है। जब चाय बना करके लाती है तो इंदिरा उससे पूछती है कि चीनी कितनी डालूं। जैसे ही वो ये पूछती है कि चीनी कितनी डालूं तो चंदर को आश्चर्य होता है कि यह भी भूल गई कि मैं कभी भी 2 चम्मच चीनी एक कप में नहीं पी सकता। इस बात को सोच करके चंदर के गाल सूखने लगते हैं, शरीर थकान से भारी हो जाता है, माथे पर पसीना आ जाता है और फिर पहचान का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता हुआ वह कहता है 2 चम्मच, क्योंकि उसे लगता है कि शायद 2 चम्मच कहते ही इंदिरा ये बोलेगी कि क्यों 2 चम्मच चीनी तो तुम कभी भी नहीं लिया करते थे। लेकिन इंदिरा ने ऐसा नहीं किया और उसने 2 चम्मच चीनी डाल दी। 2 चम्मच चीनी डाल करके जैसे ही प्याला चंदर की ओर बढ़ाया, ऐसा लगा
कि मानो वह चाय नहीं जहर दे रही है, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब इंदिरा भी उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी है। अर्थात इस महानगर में आकर के इंदिरा भी महानगर के रंग में ही रंग गई है और उसे भी अपनी पुरानी यादें भूल गई हैं। इसी कशमकश में, इसी उधेड़-बुन में, इसी भागती दौड़ती ज़िंदगी की ऊहा-पोह में वह पुराना सब कुछ भूल चुकी है। यह सोच करके चंदर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो ये जो इंदिरा चाय बना रही है उसमें मेहमान नवाजी ज़्यादा है और आत्मीयता बहुत कम है। और फिर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर के जब वह घर आता है, घर आकर के अपनी पत्नी से बातचीत करता है और बातचीत करता है तो भी उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात घर कर जाती है कि इस महानगर में उसे कोई नहीं पहचानता। और इंदिरा से मिलने के बाद तो उसे वास्तव में ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में कोई भी मुझे नहीं पहचानता है। उस समय वह उठ करके रात को 2 बजे चंदर की जब नींद उचट जाती है तो रात को नींद के खुमार में ही वह उठता है और उठ करके और वो अपनी पत्नी को जगा करके उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। जैसे ही वो ये पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और निर्मला आंखें फाड़ करके, उसकी पत्नी निर्मला आंखें फाड़ करके देखने लगती है और आश्चर्य के स्वर में बोलती है कि क्या हुआ। और वो निर्मला को देखता रहता है। अर्थात वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि क्या मेरी पत्नी भी मुझे पहचानती है अथवा नहीं। तो यहाँ पर इस कहानी में महानगरों की जो व्यस्त जिंदगी है और उसमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास, असंप्रक्ति, कशमकश, तनाव और इसके कारण दिशाहीन होने वाला जो जीवन है उसका बहुत ही स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर किया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार इतनी भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस करता है और उसके कारण उसे जो निराशा और भटकाव मिलता है वह उसे दिशाहीन बना देता है। वह अपने लक्ष्य से भटकना तो दूर, यह भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि मानसिक शांति उसे कहीं भी नहीं मिलती है। और अकेलेपन का यह एहसास उसे इतना ज़्यादा डरा देता है कि वह यह सोचने लगता है कि कहीं महानगरों का दाम्पत्य भी ऐसा न हो जाए जहाँ पर जीवन साथी भी एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दे। यह स्थिति उसको और भी ज़्यादा व्याकुल बना देती है। तो इस तरह इस कहानी में महानगरों के जीवन का, महानगरों में व्यक्ति के लक्ष्यहीन जीवन का, भटकाव का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है कि किस तरह व्यक्ति की जो दिशाएं हैं वे खो जाती हैं, उनके लक्ष्य खो जाते हैं, उन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं रहता। सड़कें बहुत है लेकिन उन्हें कहाँ जाना है इस बात का पता नहीं रहता। उसी तरह जीवन में चीज़ें बहुत हैं लेकिन फिर भी मानसिक शांति कहीं भी नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता और इस तरह से वे अपने जीवन की दिशाएं भी नहीं खोज पाते हैं। तो यह इस कहानी का सारांश है और इसकी जो प्रमुख व्याख्या के स्थल है वह मैंने आपको बता दिए हैं। धन्यवाद।